प्यारे बच्चों, अभी तक वितान में हम लोग 2 पाठ पढ़ चुके हैं, सिल्वर वेडिंग और जूझ। एक नया अगला पाठ जो है अतीत में दबे पाँव। अतीत मतलब होता है बीता हुआ, जो बीत चुका है, अतीत में दबे पाँव। इस पाठ को पढ़ेंगे और अपने पुराने धरोहर के बारे में, अपने अतीत के बारे में जानेंगे कि हमारे भारत का अतीत कैसा था, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी। आइए देखते हैं। अतीत में दबे पाँव ओम थानवी जी की रचना है। अतीत में दबे पाँव के लेखक ओम थानवी ने इस पाठ में ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता की ऐतिहासिकता से पाठकों को परिचित कराया है। यह रचना ओम थानवी की यात्रा वृत्तांत और रिपोर्ट का मिला जुला रूप है, जो अब तक की जानकारी में भारतीय भूमि पर ही नहीं, विश्व फलक पर मान्य इस सबसे प्राचीन सभ्यता को उतने ही सुनियोजित ढंग से पुनर्जीवित करती है बच्चों। जितने सुनियोजित ढंग से उसके 2 महान नगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा बसे हुए थे। इसमें लेखक ने अपनी यात्रा के दौरान यह पाया कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ने एक सुनियोजित ढंग से मानव संस्कृति को उसकी बसावट के अनुसार सौंदर्य बोधित किया है। प्यारे बच्चों, जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई जब हुई थी तो वहाँ पे जो भी अवशेष मिले थे, बहुत कुछ वहाँ मिला था, तो वहाँ पर देखने से पता चलता था कि वहाँ पुरानी जो मानव सभ्यता थी, जो संस्कृति थी, हमारी पुरानी जो सभ्यता थी, वह बहुत ही सौंदर्य बोधित थी, बहुत ही अच्छी थी। उसका सौंदर्य बोध राज पोषित या धर्म पोषित न होकर के समाज पोषित था। वह सभ्यता ताकत के बल पर शासित होने की जगह आपसी समझ से अनुशासित थी। उसमें भव्यता थी पर आडंबर नहीं था, दिखावपन नहीं था। लेखक के अनुसार कि यह विचार है, लेखक का यह विचार है बच्चों कि आधुनिक व्यवस्था के आ जाने से हमारी पुरानी संस्कृति की विशेषताएं विकास की भेंट चढ़ गई हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब नई पीढ़ी आई तो वह अपने तरीके से बदलाव करना चाह रही थी, और जो हमारी पुरानी संस्कृति है, जो पुरानी सभ्यता है, पुरानी धरोहर है, उसको अब हम लोग अपनाने से क्या कर रहे हैं, बचना चाहते हैं। उसको अब नई पीढ़ी अपनाना नहीं चाहती है। पुरानी जो परंपरा थी, जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में जैसा कि अवशेष से पता चला कि उस समय जो व्यवस्था थी वह राज पोषित या धर्म पोषित नहीं थी। कोई राजा नहीं था उस समय और कोई प्रजा नहीं था, वह समाज पोषित थी। कहने का तात्पर्य है कि सभी लोग मिलजुल करके रहते थे और सभी लोग एक दूसरे के दुख सुख को समझते थे बच्चों। अगर किसी एक को दिक्कत होती थी तो अगला उसकी दिक्कत को दूर करने के लिए आगे बढ़ता था। इसलिए आपस में ही मिलजुल करके वो लोग सारा काम धाम करते थे। ये नहीं कि आज की परंपरा है कि एक शासक है, जो कह दिया वो प्रजा को करना है, या एक शासक है, जनता को जो कह दिया, जनता के ऊपर जो जबरदस्ती थोप दिया वो करना है। ऐसी परंपरा पहले नहीं थी। समाज पोषित व्यवस्था थी, आपस में मिलजुल करके लोग रहते थे। आगे देखते हैं बच्चों, सिंधु सभ्यता का जो केंद्र है। पाठ में पाकिस्तान स्थित मोहनजोदड़ो और हड़प्पा शहरों का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र रहा है। यह शहर ताम्रकाल के शहरों में अपनी बड़ी बड़ी गलियों और इमारतों की अनुभूति कराते हुए सबसे बड़ा शहर रहा होगा। इसकी जनसंख्या लगभग 85,000 रही होगी। खुदाई से प्राप्त मुहरें, इमारतें, खिलौने व बर्तन आदि इस सभ्यता की जानकारी देते हुए बताते हैं कि यह शहर किस प्रकार पूर्णतः योजना के अनुसार बसाया गया था। बहुत ही सुनियोजित ढंग से इस नगर को बसाया गया था और बहुत ही अच्छी तरीके से मिलजुल करके लोग रहते भी थे आपस में। नगर नियोजन एवं बौद्ध स्तूप के बारे में भी चर्चा की गई है। वर्ष 1922 में बौद्ध स्तूप के आसपास की गई खुदाई में ईसा पूर्व के निशान पाए गए।
भारत की सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है। इसका वैज्ञानिक आधार पाए जाने पर मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के अनुरूप ही यह सभ्यता आकी गई है, इसका आकलन लगाया गया है। यह शहर भारत का लैंडस्केप है, क्योंकि इस शहर को बनाने व यथार्थ स्वरूप देने का कार्य पूरी नियोजित व्यवस्था के अनुसार एवं एक संपूर्ण प्रणाली के अनुरूप किया गया होगा। आधुनिक योजनाएं जो आजकल के शहरों को व्यवस्थित करने के लिए बनाई जाती हैं, वे सिंधु सभ्यता के शहरों के बराबर नहीं हैं। इस शहर के दक्षिण में कुछ कामगारों की बस्तियां भी पाई गईं, जो कामगार थे, जो काम करने वाले थे, जो बढ़िया तरीके से डिजाइनिंग करने वाले थे या बारीकी से कोई काम करने वाले थे, वो कामगारों की बस्तियां अलग थीं। और जैसे उस समय भी लोहे का काम, लकड़ी का काम, घर बनाने का काम, जो भी काम होता था, उस काम को करने वाले जो वर्ग होता था, उस दक्षिण में कामगारों की बस्ती भी वहाँ मिली। एक दक्षिण साइड में जब खुदाई हुई तो वहाँ कामगारों की बस्ती मिली, क्योंकि वहाँ बहुत सारे औजार भी मिले। जब खुदाई हुआ तो बहुत सारा औजार मिला वहाँ, और काम करने वाले वहाँ पे, जैसे लोहे का काम करने वाले निहाई मिली वहाँ पे, और वहाँ पे लोहे के और भी सारे सामान मिले। लकड़ी का काम करने वाले, घर बनाने वाले बहुत सारे औजार वहाँ मिले, इसलिए दक्षिण में कामगारों की बस्ती कही जाती है। बच्चों आगे जो है हम ध्यान देंगे संपन्न वर्ग की बस्तियाँ। अब एक संपन्न वर्ग की बस्तियाँ जो थीं, इस सभ्यता की सबसे सुंदर व्यवस्था यह थी कि वह समाज को विकसित करने के लिए कार्य करती थी। यह सभ्यता सबसे सुंदर थी और पूर्णतः विकसित होने के कारण आज भी हम उस सभ्यता का उदाहरण देते हैं। इस सभ्यता में संपन्न वर्ग की बस्तियां पाई गई। 5000 सालों में निम्न वर्ग की बस्तियां मिट गईं, यानी सभी लोग खुश थे, सभी लोग खुशहाल थे। वहाँ पर किसी चीज़ की किसी को कोई कमी नहीं थी। वहाँ पर महाकुंड तथा सामुदायिक केंद्र भी पाए गए। बच्चों यहाँ पर एक पक्की ईंटों का एक कुंड पाया गया, जिसमें पानी की निकासी का उचित प्रबंध पाया गया, और सामुदायिक केंद्र जैसा एक सभा भवन इसके दक्षिण में स्थित है, जो 20 खंभों पर आधारित है। यानी सामुदायिक केंद्र यानी जहाँ पे समाज के लोग, जो एक स्वास्थ्य विभाग के लोग, जहाँ पे लोगों का इलाज होता हो, ऐसा केंद्र पाया गया। जहाँ पे सभी समाज के लोग बैठते उठते हों, ऐसा केंद्र पाया गया। फसल वहाँ क्या क्या होती थी? बैलगाड़ियों का प्रयोग ढुलाई के लिए होता था। यह अनेक प्रकार की फसलें जैसे गेहूं, जौ, सरसों, चने आदि का उत्पादन किया जाता था। अधिकतर कामगार खेत में ही काम करते थे। मकानों में सभी प्रकार की सुविधाएं मौजूद थीं। अगला है बच्चों जल संस्कृति। पानी की निकासी के उचित प्रबंधन के कारण किसी भी रूप में बीमारी का प्रकोप अधिक नहीं हो सकता था। क्यों? कि नालियाँ आदि उचित रूप में ढकी हुई थीं। घरों के भीतर से पानी या मैल की नालियाँ बाहर हौदी तक आती हैं और फिर नालियों के साथ जुड़ जाती हैं। वे नालियाँ अधिकतर बंद हैं। यहाँ पर कुओं का प्रबंध आवश्यकता के अनुसार उचित रूप से किया गया था। यानी जल निकासी की जो व्यवस्था थी बच्चों, बहुत ही खूबसूरती तरीके से, बहुत ही सुनियोजित ढंग से पानी निकासी की व्यवस्था थी उस समय। और इतने अच्छे तरीके से नालियाँ बंद थीं, साफ सुथरा व्यवस्था था, कहीं गंदगी दिखती नहीं थी, गंदगी का तो नामो निशान नहीं था। इतनी सुनियोजित ढंग से वह नगर बसाया गया था। अजायब घर मोहनजोदड़ो में स्थित इससे संबंधित अजायब घर छोटा ही है, जैसे वह किसी कस्बाई स्कूल की इमारत हो। यहाँ अधिक सामान नहीं है। अहम चीज़ें कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में ही हैं। काला पड़ गया गेहूँ, तांबे और कांसे के बर्तन, मुहरें, चाक पर बने विशाल मृदभांड मतलब बच्चों मिट्टी का बर्तन, उन पर काले भूरे चित्र, चौपड़ की गोटियाँ, तांबे का आईना और पत्थर के औजार आदि के बारे में अली नवाज बताता है।
यहाँ पर सोने के गहने भी थे, लेकिन वे चोरी हो गए थे। अजायब घर में प्रदर्शित चीज़ों में औजार तो हैं, पर हथियार कोई नहीं है। यहाँ कुछ सुइयाँ भी मिली हैं। सुइयों के अलावा हाथी के दांत और तांबे के सुए, नौटंकी तथा दुशाला ओढ़े दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति भी मिली है। लेकिन इसका प्रमाण मिलना अब मुश्किल है, क्योंकि सिंधु नदी के पानी से खुदाई के स्थान पर दलदल की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिससे खुदाई को अब बंद करना पड़ेगा। लेकिन लेखक ने इस सभ्यता के इतिहास को इतने सुंदर रूप से वर्णित किया है, जैसे मोहनजोदड़ो की सभ्यता उसकी जानी पहचानी सी हो। प्यारे बच्चों, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई इतने अच्छे तरीके से की गई थी, और वहाँ पर जो भी चीज़ें मिली, जो भी वहाँ से जानकारी प्राप्त हुई, उस जानकारी से उससे आप लोगों को, छात्रों को परिचित कराना लेखक चाहा है, और लेखक ने बहुत ही अच्छे तरीके से सुनियोजित ढंग से यह पाठ रचित है, लिखा है, रचना इसकी की है। बहुत बहुत धन्यवाद।